सोशल मीडिया पे बहुत डाइवर्जन है। आप यूट्यूब पे जाओगे अपने नोट सर्च करने, फिर आप किसी टॉपर का वीडियो देखने लगोगे, फिर आपको लिंक मिलेंगे, फिर आप किसी और वीडियो पे जाओगे। जब मैं हिस्ट्री का सेकेंड पेपर देने गई तो मैं सारा टाइम रोती रही कि मैंने फर्स्ट पेपर तो ख़राब कर ही दिया है और अब ये सेकेंड पेपर अच्छा देने से क्या फ़ायदा। तो पूरा टाइम मैं रोती रही। उस समय याद है वो इन्विजिलेटर मुझे पूरा टाइम देखे जा रहे थे। मैंने रो रो के पूरा सेकेंड पेपर दिया। 2-3 बार मुझसे ये गलती हुई। ये टॉपर्स पहले बोलते थे तो मैं ये चीज़ अवॉइड करती थी, मैं सोचती थी बोल रहे हैं, ध्यान नहीं देती थी। बट इस बार मैंने इस चीज़ को सच में फॉलो किया। हिलेरी स्टेप और एवरेस्ट का पूरा डायग्राम बना के कमरे में चिपका लिया था और एक छोटी सी लड़की बना के हिलेरी स्टेप पे खड़ी कर दी थी कि ये मैं हूँ। अब मैं यहाँ से नीचे तो नहीं जा सकती, ऊपर की दूरी जो है वो बहुत कम है, तो बिल्कुल ऊपर तो मैं चढ़ने की कोशिश करूंगी बट नीचे तो किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताया कि अभी कुछ टाइम पहले यूपी पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आया था, तो उसमें अभी मैम हमारे साथ हैं, आकांक्षा अवस्थी मैम है, जिनका डीएसपी की पोस्ट पे चयन हुआ है। वहाँ पर इनकी रैंक 5 रैंक थी। तो अभी मैम से हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, जानेंगे साथ साथ उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, बुक लिस्ट वगैरह क्या थी, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैम सबसे पहले तो आपको हमारे और जो हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं इनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयास आपसे करेंगे कि आपकी जो ये जर्नी स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए, सिविल सर्विसेज में जाने का मेरा मन हमेशा से था, बट कभी ऐसा होता है कि आप बाकी चीज़ों के चलते आप इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड रख देते हो। जब आपको सही मौका मिलता है तब आप, क्योंकि इसमें आपको पूरा डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो जब सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल हुए तो मैंने 2017 से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने यूपीएससी की ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मैंने यूपी पीसीएस को पूरा यूपीएससी से रिलेट करके इन दोनों की पढ़ाई की, कभी इन दोनों को सेपरेट नहीं रखा। कोइंसिडेंटली 2018 में जो यूपी पीसीएस का सिलेबस है वो भी पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया। वो भी यूपीएससी के सिलेबस से सारा सिमिलर हो गया, पैटर्न पूरा बदल गया। तो उससे ये हुआ कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, बस मुझे यूपी स्पेशल का सेक्शन जो था वो अलग से पढ़ना था। बाकी मेरी सारी तैयारी दोनों की कंबाइंड चल रही थी, तो इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैम जो आपकी ये पूरी जर्नी रही है, तो ये आपका मीडियम इसके लिए कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। तो यूपी पीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा प्रयास था? ये मेरा 3rd डेडिकेटेड अटेम्प्ट था। थर्ड। तो मैम इसके लिए आपने कहीं पर तैयारी वगैरह की थी, मतलब कोचिंग वगैरह कहीं की थी या फिर सेल्फ स्टडी कर रही थी? नहीं, मैंने हमेशा से सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सेल्फ स्टडी से आप चीज़ें खुद से, जब आप चीज़ें कलेक्ट करते हो, ढूंढते हो, उनको एनालाइज करते हो, गूगल सर्च करते हो, तो थोड़ी सी आपकी साथ साथ में पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। और मुझे लगता था कि मैं सेल्फ स्टडी करके निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम पेपर दिया था तो सेल्फ स्टडी ही की थी और मेरा पेपर निकल गया था। तो मुझे लगा कि अब आगे सेल्फ स्टडी से मैं ये कर सकती हूँ। जी मैम। तो मैम जैसे कि सबसे पहला फेज जो यहाँ पर होता है, जैसे कि सबसे पहले तो प्रीलिम्स क्वालिफाई आपको करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स के लिए मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, साथ ही साथ उसके लिए आपने कौन सी बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? प्रीलिम्स के लिए देखिए, करंट अफेयर से तो ऑब्वियसली अपडेट रहना ही पड़ेगा। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों में बेनिफिट करेगा। और लेकिन प्रीलिम्स का ये है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर करोगे तब तक, अगर आप ये सोचो कि आप यूपी पीसीएस खाली आप फैक्ट्स पढ़ के निकाल लो, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आपको यूपी पीसीएस में भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आने लगे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट कम होते हैं और मतलब आपको प्रीलिम्स के लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप एक जो डेडिकेटेड एफर्ट होता है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, वो आप 1 महीना पहले स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने बिल्कुल नई शुरुआत से तैयारी की है तो हाँ, 6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो इसके लिए आपने बुक लिस्ट वगैरह कौन सी फॉलो की थी? प्रीलिम्स के लिए मैंने जो बुक्स मेंस के लिए रखी थी, ज़्यादातर वही बुक्स प्रीलिम्स के लिए थी। ये था कि मैं द हिंदू से जो छोटे छोटे फैक्ट्स करंट अफेयर्स के निकलते थे उनकी एक डायरी बना के, नोट्स बना के रखती थी। और बाकी रोज़ एक वीडियो मैं ज़रूर देख लेती थी करंट अफेयर का, 1 लाइनर वाला। और द हिंदू से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ होती थी वो भी क्लियर हो जाती थी।
तो उसके लिए मतलब कौन सा चैनल वगैरह आप फॉलो करती थी? मैं राव आईएएस एडिटोरियल के लिए फॉलो करती थी, और वन लाइनर के लिए तो बहुत सारे यूपी पीसीएस स्पेशल चैनल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बट जो एक मेन क्लैरिटी होती है कंसेप्ट क्लियर करने में, वो मुझे द हिंदू के एडिटोरियल राव आईएएस पे आते हैं 1 घंटे का, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। मैंने उसके बाकायदा सारे नोट्स बना के रखे हुए थे, तो उससे मेरे कंसेप्ट इस हद तक क्लियर हो गए थे कि मैंने 2022 का मेंस बिना जीएस पढ़े दे दिया, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर थी, कुछ अलग से उसमें समझना नहीं था, तो ये फ़ायदा हुआ मुझे। तो इसके अलावा मैम जैसे कि यहाँ पर अभी करंट अफेयर आप बता रही हैं, तो करंट अफेयर में मैगजीन वगैरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसके लिए मतलब मैगजीन वगैरह कोई आपने फॉलो की थी? मैगज़ीन जब मैंने शुरुआत में तैयारी शुरू की थी तो मैं क्रॉनिकल पढ़ती थी, उसने मुझे काफ़ी फ़ायदा किया। बट इधर मैंने 2021 में मैंने मैगज़ीन ये सब बहुत हद तक कम कर दिया था, क्योंकि मैं समझ रही थी, मतलब अगर आप एक बार ये चीज़ें समझ लो कि क्या चीज़ पढ़ने से क्या चीज़ कहाँ से आ रही है, क्या चीज़ पढ़ने से आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, मतलब आप एक ट्रिक समझ लो, तो थोड़ा सा एफर्ट्स कम भी करो तो काम चल जाता है। और मैम जो यहाँ पर सेकेंड पेपर होता है प्रीलिम्स में, सीसेट वाला पोर्शन होता है, तो सीसेट के पोर्शन के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? सीसेट के लिए मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया था, सीसेट मेरा हो गया था। मुझे थोड़ा सा वो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्किल्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें मेरी अच्छी पकड़ भी है, तो इंग्लिश और ये वाला सेक्शन, हिंदी, ये सब मिला के सीसेट मेरा आराम से हो गया। रीजनिंग ये सब आराम से हो गया। मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से यूपीएससी में सीसेट नहीं हो पाता है, वहाँ पे वो बैकफायर कर देता है, बट यहाँ पे ये सारे कम सेक्शंस मेरे फेवर में थे, तो इसका सीसेट आराम से हो गया। तो इसके लिए आपने कहीं पर मॉक टेस्ट वगैरह दिया था प्रीलिम्स के लिए? नहीं, प्रीलिम्स के लिए मैंने मॉक टेस्ट कहीं नहीं दिए थे। तो मैम जैसे कि इसके बाद दूसरा फेज आता है मेंस का, तो मेंस के लिए आप स्ट्रेटजी बताइए, उसके साथ साथ हम आगे चलेंगे तो और पेपर वाइज बुक लिस्ट जानेंगे। तो स्ट्रेटजी आपने पूरे मेंस के लिए क्या चीज़ें फॉलो की? मैं मेंस से पहले एक चीज़ और प्रीलिम्स के बारे में कहना चाहूँगी। प्रीलिम्स में देखिए क्या होता है, प्रीलिम्स में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमको ये पास करना है, और मतलब जो न्यू कमर्स होते हैं मेनली, वो ये सोचते हैं कि हम कितना सेफ खेल दें और बस छोड़ दें पेपर। बस यहाँ पे ही गलती होती है। मेरे भाई ने मुझको ये चीज़ इस बार बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में बैठा दी थी, समझा दी थी, मुझसे ज़्यादा उसने पेपर समझा था शायद, तो उसने मुझे ये बहुत अच्छे से समझा दिया था कि पेपर में तुम बहुत ज़्यादा सेफ खेलने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, आप अगर ये सोचो सब कुछ आपको पढ़ा मिल जाए तो ये नहीं हो सकता, और आप सिर्फ पढ़े वाले क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप सिर्फ बॉर्डर लाइन पे रह जाओगे। तो थोड़ा सा रिस्क आप लो। 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप 120 तक तो अटेम्प्ट करो ही करो। ये मैंने सीखा है इस बार प्रीलिम्स में, और इस बार मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आंसर की से कैलकुलेट किया था, तो मेरे प्रीलिम्स में 134 ऐसे कुछ 134 से 140 के बीच मार्क्स आ रहे थे। इस बार जो 2022 का मेंस हुआ था वो आपने दिया है? हाँ, 2022 का भी मेंस मैंने दिया था, और मैंने बिल्कुल यही ट्रिक फॉलो की थी। मैंने बहुत सेफ नहीं खेला, आता सब कुछ होता है, बट उस समय दिमाग को ये लगता है कि हम बहुत सेफ खेलें, हमको नहीं, ये इस क्वेश्चन पे नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है, आता होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने 2021 का प्रीलिम्स जब दिया था, जो मैं एक नज़र में पेपर देखा तो मुझे लगा ये पेपर तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, बट थोड़ा उस समय आप दिमाग रिलैक्स करो, थोड़ा ध्यान करो, अपने आप को कूल करो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपसे बहुत आराम से क्वेश्चंस हो रहे हैं। जी। और तो मेंस की स्ट्रेटजी अभी आप बताइए कि मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? मेंस के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेंस के लिए ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ कि जब कोई भी एस्पिरेंट हो उसको ये लगता है कि वो सब कुछ पढ़ ले, उसको जो कुछ जहाँ से मिले वो सब कुछ पढ़ ले। इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतना सारा मटेरियल है, आप अगर मटेरियल के पीछे भागोगे, स्पेशली न्यू कमर्स ये गलती करते हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, आप अगर हर चीज़ के पीछे भागोगे तो आप कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। आपको अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड करने हैं, एट एनी कॉस्ट करने हैं। तो यही चीज़ मैंने पिछली बार की, और मैं सारा टाइम मैं मेंस तक आई थिंक मैं मटेरियल ही कलेक्ट करती रहती थी कि मुझे कुछ नया मिल गया, अब मुझे ये याद करना है, आज मुझे उस गूगल में मैंने कुछ सर्च किया, कुछ नया मिला, अब इसके मैं नोट्स बना लूँ। तो मेंस तक यही मेरा चलता रहता था, तो मैं रिवीजन कहाँ से कर पाती। तो इस बार मैंने अपने रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड कर लिए। जीएस में जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है, वो मैंने जो रेफरेंस बुक मेरी हिस्ट्री की थी ऑप्शनल वाली, वो मैंने पढ़ के, ऑब्वियसली जीएस तो मेरा तैयारी हो रहा था, उसके
उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एक बुक रख ली मैंने, आई थिंक माजिद हुसैन की बुक है वो, उसके लिए एक बुक रख ली। ज्योग्राफी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप कर लीजिए तो PMFIS की ज्योग्राफी के नोट्स हैं, और राजतनिल मैम के वीडियोस देख लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो वहाँ पे आपको पेपर के पहले, इनफैक्ट मैंने मेंस में ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे पास देखने का टाइम नहीं था, मैंने मेंस के 2 दिन पहले तक सिर्फ एथिक्स पढ़ा था, क्योंकि मैंने उसको शुरुआत में नेग्लेक्ट करके रखा था। मैंने GS कुछ भी रिवाइज नहीं किया था, बट क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो मुझे रिवीजन की लास्ट टाइम पे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरह से अगर आप एक एक रेफरेंस बुक बना लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आपको उस बुक में नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा आप गूगल कर लो, नोट्स बना लो, और वो चीज़ें आप बिल्कुल बार बार रिवाइज करो, तो आपका इस तरह से मेंस आराम से हो जाएगा। और हाँ, एडिटोरियल्स तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, आखिरी टाइम पे आप इसको स्किप कर सकते हो। जी मैम, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप तैयारी स्टार्ट करें अपनी तो NCERT से आप अपना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आपका बेस भी क्लियर हो जाता है, साथ ही साथ आपका जो मेंस का पोर्शन होता है काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, NCERT एक्चुअली मेरा CBSE बोर्ड था, तो NCERT तो मैंने हमेशा से पढ़ी थी, और मुझे ये भी था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान भी दिया था उसके ऊपर। तो NCERT मैंने अलग से तो नहीं पढ़ी है, बट हाँ, अगर किसी का बैकग्राउंड NCERT ऐसा है कि उसे नहीं पढ़ी हुई है तो बिल्कुल वो NCERT को देख सकता है, 11th-12th की NCERT। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप NCERT में मत डालिए कि आप 5th, 6th, 7th क्लास से NCERT पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास बेनिफिट होगा। आप 10th से शुरुआत करिए, NCERTs पढ़िए, 2-2 बार रिवीजन कर लीजिए, इतना इनफ है। तो जैसे कि मेंस का जितने भी पेपर्स होते हैं, अगर आप पेपर्स वाइज बुक लिस्ट वगैरह बता पाएँ, कौन सी फॉलो की थी? बुक लिस्ट मैंने GS में, मेरा जो हिस्ट्री के लिए है वो मैंने अपनी हिस्ट्री ऑप्शनल की ही बुक्स रखी थी GS 1 में। फिर ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन की बुक, PMFIS के ज्योग्राफी के नोट्स। फिर सोसाइटी के लिए मेरे पास एक स्पेशल बुक है, और मैंने थोड़े बहुत से, उसका बुक का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और थोड़े से नोट्स मैंने इधर उधर से गूगल करके बना के रखे थे। बट हाँ, ये है कि मैंने GS 1 में थोड़ा सा गूगल ज़्यादा किया था, क्योंकि GS 1 थोड़ा सा बाकी से कंपैरेटिवली आपको मटेरियल थोड़ा कलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि GS 2 है वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और ये पॉलिटी है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी एडिटोरियल से। और आपने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ ली तो UP PCS आपका GS 2 से कवर हो जाएगा। उसके बाद GS 3 पे आते हैं, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी है, और थोड़ा सा और भी काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सारी चीज़ें। तो ये आप जो है इसके लिए नोट्स, अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक कोचिंग फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से आपको ज़रूर नोट्स मिले होंगे, उन नोट्स पे आप स्टिक करिए। बट कोई भी GS 1, 2, 3 मैं स्पेसिफिक बुक्स तो अभी मुझे नहीं याद आ रही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है पढ़ाई छोड़े। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप पहले सिलेबस से स्टिक करिए। ये गलती मुझसे पिछली बार हुई, कई बार, 2-3 बार मुझसे ये गलती हुई। ये टॉपर्स पहले बोलते थे तो मैं ये चीज़ अवॉइड करती थी, मैं सोचती थी बोल रहे हैं, ध्यान नहीं देती थी। बट इस बार मैंने इस चीज़ को सच में फॉलो किया। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सिलेबस सामने चिपका के पॉइंट वाइज सिलेबस से पढ़ाई की, और ये सच में काम करता है। अभी मैं बोल रही हूँ, शायद बहुत लोग इसको सीरियसली ना लें, बट सच में ये काम करता है, मैंने ये देखा है खुद से। तो इसके अलावा जो हिंदी का पेपर होता है यहाँ पे, तो हिंदी के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? हिंदी के लिए देखिए, एक स्पेसिफिक बुक, आप अच्छी जो भी बुक हो वो रख लीजिए, और उसको आप कभी भी, मतलब हिंदी के लिए आप, सारे लोगों को इतना पढ़ना रहता है कि हिंदी में लोग हिंदी को अवॉइड करते हैं जनरली, मैं भी करती थी ये चीज़। बट ऐसा होता है कि हिंदी के लिए आप एक बुक रख लीजिए, उस बुक को आप जब भी बाकी पढ़ाई से फुर्सत पाएँ, घूमते फिरते टहलते, खाना खाने के बाद उसके मुहावरे जो होते हैं वो थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए, और जो कई शब्द के लिए एक शब्द होते हैं, इस तरह से एक एक टॉपिक आप कवर करते जाइए। आप पूरे दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटे हिंदी के लिए निकाल लीजिए। इस तरीके से आप हिंदी कवर करिए। हिंदी के लिए आपको 1-2 दिन अलग से देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सा लेटर वेटर पे अगर आप काम कर लें तो वो आपको एक्स्ट्रा एज ही देगा बाकियों से। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों पर काम तो करना चाहिए। बाकी हिंदी के लिए एक रेफरेंस बुक रख लीजिए और उसको थोड़ा टाइम दीजिए, उसको आखिरी टाइम के लिए मत रखिए। आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? मुझे इस समय किसी बुक का नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़े काफ़ी टाइम हो गया। बट PN पांडे नाम की एक बुक थी, शायद वो बुक मैंने पढ़ी थी हिंदी में। जैसे कि आप अभी बता रही थी आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए आपने क्या सोर्सेज वगैरह रखे थे एंड क्या स्ट्रेटजी इसके लिए फॉलो की थी आपने?
देखिए हिस्ट्री का मटेरियल बहुत ज़्यादा वास्ट है। हिस्ट्री में आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है कि उसे क्या क्या मिल जाए, वो क्या क्या लिख ले, नोट्स बना ले, क्या पढ़ ले। हाँ, लेकिन यहाँ पे इंसान गलती कर देता है। हिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, मटेरियल लिमिटेड रखने की ज़रूरत है, ताकि आप एंड टाइम पर उसको लास्ट टाइम पर रिवाइज कर सको। अगर आपने हिस्ट्री का रिविजन नहीं किया तो फिर हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें खुद से तो जाके लिख नहीं सकते हो। यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स की तो कोई ज़रूरत है नहीं, जो हिस्ट्री में है आपको वही लिखना है। तो उसको एज इट इज़ लास्ट टाइम में लिखने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने मटेरियल ऐसे रखो जिनको आपने कम से कम 4-5 बार रिवाइज़ किया हो, लास्ट टाइम में एक नज़र भी डालो आप, तो काम चल जाए। तो हिस्ट्री के लिए मैं एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करती हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने NCERTs पढ़ी थी 11th-12th की, और एंशिएंट और मेडिवल दोनों की बता रही हूँ। NCERTs पढ़ी थी, उसके बाद RS शर्मा की एक बुक आती है वो पढ़ी थी, और मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री दोनों सेक्शन कंबाइन मुझे मिल गए। एक पूनम दलाल दाहिया की बुक है, मुझे बहुत पहले किसी एक टॉपर ने अपने किसी इंटरव्यू में बोला था, वो बुक मैंने तुरंत खरीद ली थी। तो मैंने वो बुक पढ़ी। उस बुक में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि UPPCS के लिए आपको वो बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी, क्योंकि सारा मटेरियल कंबाइन एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का आपको एक जगह पे मिल जाएगा, और आप लास्ट टाइम में उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में ये है कि आपको मटेरियल काफ़ी मिल जाएगा। बिपिन चंद्रा की बुक है, वो सारे लोग उसी को आई थिंक सबसे पहले रेफ़र करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस है वो। उसके बाद एक बुक है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, छोटी सी, वो भी ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं, मैंने भी की थी। और एक BL ग्रोवर की बुक है, जो सेक्शंस बाकी बुक्स में नहीं दिए हुए हैं या छूट गए हैं, वो सेक्शंस आपको BL ग्रोवर में कवर हो जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब से पहले क्या होता था, UPPCS में फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी नहीं होता था, तो उसमें आप कुछ टॉपिक्स अवॉइड कर सकते थे। बट अब ये चीज़ नहीं है, 2021 से ही ये चीज़ हुई है कि फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी हो गया है। तो अब आप कोई भी सेक्शन इसमें अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो आप बस वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि आप एक नॉर्मल लोफ की बुक है और एक जैन एंड माथुर की बुक है, मैंने ये 2 बुक्स फॉलो की और इनको कई बार रिवाइज किया। और थोड़े से टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे हैं जो इंसान उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी उसका वास्ट सिलेबस है। तो उसके लिए आप जो है ऐसा है कि हिस्ट्री में बहुत गहराई तक आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। आप केवल एक मेन हेडिंग आपको, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन है तो ये कब हुई, इसके रीजंस, थोड़ी सी और चीज़ें इससे रिलेटेड, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली UPPCS के लिए। तो और हाँ, हिस्ट्री में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को अगर थोड़ा अच्छे से लिख लो, थोड़ा उसको ऑर्नामेंटल रखो, तो आपको ये बाकी लोगों से ज़्यादा नंबर दिलवाने में मदद करेगी। जैसे कि इतनी जल्दी रहती है कि लोग मैप्स अवॉइड कर देते हैं, बट मैप्स तो बिल्कुल हिस्ट्री में अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं, क्योंकि हिस्ट्री पहले ही अच्छे मार्क्स नहीं देती है, ऐसा एक कंसेप्शन बना हुआ है, तो मैप्स तो बिल्कुल आपको डालने ही डालने हैं। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी ने बोली होंगी, किसी हिस्टोरियन की स्टेटमेंट या रिमार्क्स, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखना, इस तरह आप कर दो तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसका मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपने जैसे कि बहुत सारे कोचिंग्स मॉक टेस्ट वगैरह करवाती हैं मेंस के लिए स्पेशली, तो आपने कहीं वो चीज़ें फॉलो की थी? देखिए, मैंने पूरे मॉक टेस्ट तो कभी नहीं दिए। एक पेरुसल GS रिसर्च कर एक चैनल है, उन्होंने फ्री इनिशिएटिव चलाया था, वो सर ने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मतलब पूरा वो एक मॉडल आंसर जो भेजते थे वो बहुत अच्छा आंसर होता था, उससे अपनी कमियां पता चल जाती थी कि हम किस जगह पे हैं, हमने क्या लिखा। और सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे इस तरह से मेरी प्रैक्टिस करा दी कि मतलब फैक्ट्स, प्रेजेंटेशन, डेटा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना मेरी आदत बन गई। मतलब जैसे मेरी उंगलियां अपने आप ही चल जाती थी, मुझे मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं आंसर कैसे लिखूं। मुझे पता था कि इंट्रो देना है, इसके बाद इस तरह से बॉडी रखनी है, एक फ्लो चार्ट तो डालना ही डालना है, अगर ज़रूरत है तो जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम। मैंने इस बार
जीएस में मेरे, मुझे पता है बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, क्योंकि जीएस में मैंने बहुत ज़्यादा मैप्स बनाए थे। मैंने वर्ल्ड मैप बनाना सीखा, पूरा एक दिन मैंने मैप के लिए दिया था। मैंने वर्ल्ड मैप बनाना उस दिन सीखा, मैंने इंडिया का मैप बनाना सीखा, मैंने यूपी का मैप बनाना सीखा। मैंने इतने मैप्स डाले थे कि लास्ट तक जीएस में ऐसा होता है कि आपका लास्ट तक वो फ्लो बना नहीं रहता है, बट मेरा 20th क्वेश्चन तक मैंने मैप्स में डालती रही, तो उससे मुझे लगता है कि जीएस में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए होंगे। बट हिस्ट्री में थोड़ा सा मुझसे एक गलती हो गई थी। मैं पता नहीं उस समय मेरे माइंड में क्या आया कि मुझे लगा कि मैंने हिस्ट्री के फर्स्ट ऑप्शनल में, ये हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में मैंने 5th क्वेश्चन जो कंपलसरी वाला था उसकी जगह कोई दूसरा कर दिया है, और ये मेरे दिमाग में बिल्कुल उस समय स्ट्राइक किया जब मैं हिस्ट्री का 2nd पेपर देने गई। तो मैं सारा टाइम रोती रही कि मैंने फर्स्ट पेपर तो ख़राब कर ही दिया है, और अब ये 2nd पेपर अच्छा देने से क्या फ़ायदा। तो पूरा टाइम मैं रोती रही। मुझे उस समय याद है वो इन्विजिलेटर मुझे पूरा टाइम देखे जा रहे थे। मैंने रो के पूरा 2nd पेपर दिया था कि फर्स्ट पेपर मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने कंपलसरी वाला क्वेश्चन नहीं किया है। तो थोड़ा सा माइंड स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी। फिर भी मैंने पूरा पेपर लिखा। मैंने कहा चलो अब तो मतलब किसी तरह से बस पेपर निकालना है, कोई भी रैंक आनी चाहिए, और हाईएस्ट रैंक के लिए तो भूल जाओ, बस पेपर निकालना है। बट उसके बाद भी परफॉर्मेंस इतना डिग्रेड हुआ, फिर भी यहाँ तक रहा, तो मैं सेटिस्फाई हूँ बहुत हद तक। जी मैम, जैसे कि मेंस का जब आपका एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी टाइम नहीं मिला था इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए आपने कहीं पर मॉक टेस्ट वगैरह दिया था, या फिर उसके लिए आपने कैसे तैयारी की थी? मैंने फ़र्स्ट टाइम में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में ज़्यादातर लोग देते भी और देना भी चाहिए इंटरव्यू। बट मैंने इस बार तो मेरे भाई ने काफ़ी बार मुझसे बोला कि एक मॉक तो दे दो, बट मैं ज़िद पे अड़ी थी कि इस बार मैं मॉक नहीं दूंगी। देखते हैं कैसा होता है। मुझे अपने मेंस पर भरोसा है कि चाहे वो अगर 40 नंबर भी मुझे देते हैं मिनिमम वाले, तभी मेरा सिलेक्शन तो होगा। तो मैंने मॉक इस बार नहीं दिया था। मैं खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस एक डेवलप करना चाहती थी, और वो हुआ भी। तो मैम जैसे कि आप अभी बता रही थी आपने इंटरनेट का काफ़ी सहारा लिया है, तो मतलब ये सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये कितना हद तक आपके लिए मतलब बेनिफिट रहा इसका? देखिए, सोशल मीडिया तो आपको उसी तरह से बेनिफिट करेगा जिस तरह से आप इसका इस्तेमाल करोगे। सोशल मीडिया पे बहुत डाइवर्जन है। आप यूट्यूब पे जाओगे अपने नोट सर्च करने, फिर आप किसी टॉपर का वीडियो देखने लगोगे, फिर आपको लिंक मिलेंगे, फिर आप किसी और वीडियो पे जाओगे। तो इस तरह से आपको, और जाना भी है क्योंकि आपको नेट का सहारा लेना है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें माइंड पे सेल्फ कंट्रोल तो खुद ही करना है, ये मेरे बताने से या किसी और के बताने से नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप एक टाइम बना लो सोशल मीडिया के लिए। अगर आपसे मतलब नहीं, आप अपने आप को स्टेबल रख पाते हो, तो आप एक टाइम दे लो। मैं क्या करती थी, मैं खाना खाने के बाद या खाना खाते खाते थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया पे दे देती थी। जैसे कोई शॉर्ट फिल्म देख ली, या फिर किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, या फिर कोई स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो देख लिया। बाकी इसके सिवा मैं जब लास्ट टाइम, ये मेरा 2021 था लास्ट ईयर, तब मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर लिया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, और मैं ऑलरेडी कोई नेटवर्किंग साइट्स तो वैसे भी मैं यूज़ नहीं करती थी। बस यूट्यूब पे थोड़ा सा डाइवर्जन था, तो मैंने उसको सिर्फ बहुत लिमिटेड कर दिया था। तो इसके अलावा एक र्यूमर ये भी होता है कि यदि आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 18 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो आपने इसके लिए कितना घंटा पढ़ाई की? देखिए, ये 18-20 घंटे वाला आज के ज़माने में तो अप्लाई नहीं होता है। अगर किसी की क्षमता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है। मुझे इतना है कि आपकी जो क्वालिटी है पढ़ने की, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको क्वांटिटी की तरफ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को नहीं दिखाना है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये कोई नहीं देखने वाला। आज मुझसे किसी भी इंटरव्यूअर ने ये नहीं पूछा कि आप बता दीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता है। आपकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जितना पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में जाना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और भूल गए बाद में जाके, तो ये चीज़ होती है। बाकी अगर एक स्पेसिफिक कोई पूछ ही रहा है तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि अगर कोई न्यू कमर है, जब मैं नई मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने खुद 15-16 घंटे पढ़े थे। बट हाँ, पहले आपको एफर्ट्स डालने होते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम में निकल जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं निकलता है तो धीरे धीरे आप अपने घंटे कम कर सकते हो। इसका कोई आई थिंक एफर्ट नहीं मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। थोड़ा धीरे धीरे से आप अपने जो आवर्स हैं स्टडी के वो रिड्यूस कर सकते हो। तो अभी आप जैसे जिक्र कर रही थी कि जो आप पढ़ें वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, तो ये सभी एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो इसके लिए मतलब क्या इलाज है, इसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, किसी किसी को थोड़ा कम एफर्ट डालना पड़ता है। किसी किसी की मेमोरी एक बार अगर चीज़ देख लेती है तो वो मेमोराइज हो जाती है। किसी किसी की, सबकी अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते।
एफर्ट्स थोड़ा सा आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा डालने पड़ेंगे अगर आपको एक बार में नहीं चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं। तो ये है कि जिनकी मेमोरी थोड़ी इस टाइप की है कि उनको एक बार में चीज़ें नहीं ध्यान में आती हैं, तो वो थोड़ा पिक्चर्स पे फोकस करें। और थोड़ा मैं क्या करती थी, मैं रात में जब सारी मेरी पढ़ाई हो जाती थी उसके बाद मैं कान में कोई भी जो करंट अफेयर्स का वीडियो, जैसे जीएस के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के आते हैं जो आपको मेंस में कोरिलेट होते हैं आपके सिलेबस के साथ, तो मैं उन टॉपिक्स को बजाय रटने के, पढ़ने के, उनको लीड लगा के कान में सुनती थी सोने से पहले, और वो ज़्यादा ध्यान रखते थे कंपैरेटिवली कि आप किसी चीज़ को अगर रट रहे हो या पढ़ रहे हो तो वो चीज़ क्योंकि आपकी डायरेक्ट मेमोरी में जाती है, दिमाग में जाती है सुन के। तो आप पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करो। आप काम करते करते कुछ भी आप कर रहे हो, चल फिर रहे हो, घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा लीड लगा के आप सुनिए हेडफोन लगा के उन चीज़ों को, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रह जाएंगी। जी मैम। तो मैम जैसे कि जो न्यू एस्पिरेंट्स तैयारी करें या फिर बहुत सारे लोग पुराने भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज, क्या सजेशन, सुझाव रहेगा? देखिए, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हो तो आप एक ऐसी टोकरी साथ में लेके आते हो जिसमें रिश्तेदारों के ताने, दुनिया की बातें, फाइनेंशियल बर्डन बहुत सारे लोगों के साथ, तो ये तो आपको लेके चलना ही होता है इसको। लेकिन आप कभी भी ये मत समझो कि ये आपके रास्ते में किसी तरह का ऑब्स्टिकल है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी तो उसने मुझे एक स्टोरी समझाई। उसने कहा, देखो तुम फेड अप मत हो, गिव अप मत करो। अब आप एवरेस्ट चढ़ते हो तो एक हिलेरी स्टेप करके एक लास्ट का पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है समिट में। तो मेरा भाई कहता था, तुम अब समिट में बस थोड़ी दूरी पे हो, तुम हिलेरी स्टेप पे पहुंच चुकी हो, क्या तुम यहाँ से गिव अप करोगी? तो मैंने एक वो हिलेरी स्टेप और एवरेस्ट का पूरा डायग्राम बना के कमरे में चिपका लिया था और एक छोटी सी लड़की बना के हिलेरी स्टेप पे खड़ी कर दी थी कि ये मैं हूँ। अब मैं यहाँ से नीचे तो नहीं जा सकती, ऊपर की दूरी जो है वो बहुत कम है, तो बिल्कुल ऊपर तो मैं चढ़ने की कोशिश करूँगी, बट नीचे तो किसी कीमत पे नहीं जाऊँगी जब तक मैं गिर नहीं जाती हूँ खुद से। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। आप जब तैयारी करोगे, कभी ऐसा भी होगा, फैमिली भी आपको कभी कभी गुस्सा हो जाएगी, बट ऐसा है, फैमिली हमेशा साथ होती है। कभी कभी ऐसा होता है परिवार के ऊपर भी बहुत बर्डन होता है, जो वो कभी कभी, मेरे परिवार ने तो मेरा पूरा साथ दिया, बट कुछ लोगों का जैसे परिवार भी पूछता है कि हाँ क्या हो रहा है तुम्हारा, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं फैमिलीज़ को भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा दिल से तैयारी कर रहा है और आपको कभी भी ये लगा है तो बिल्कुल भी उसको करने दीजिए, जितने भी अटेम्प्ट लगे करने दीजिए, ठीक है? क्योंकि कोशिश करते रहेंगे, सफलता तो ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस उसी टाइम में आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, और जब एक दिन बदलेगा तब तो वाहवाही सबकी होती है। सब लोग आ जाते हैं। जी मैम, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। आई होप जो है, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग को आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड जाने को मिला होगा कि तैयारी किस तरीके से, किस वे में आपको करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।